हेलो एवरीवन। आज सेक्शन 59 से आगे देखते हैं 66 तक। सेक्शन 59 अगर देखोगे तो ये छोटी सी बात करता है कि सारे फैक्ट आप जो है ऑरल एविडेंस के साथ प्रूव कर सकते हो, सारे फैक्ट, कोई भी हो फैक्ट। लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका आप ऑरल एविडेंस नहीं दोगे। तो इसका मतलब सेक्शन 59 किस बात की बात करता है? सेक्शन 59 ये बात करता है कि ऑरल एविडेंस सारी चीज़ों के लिए, सारे फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप देख सकते हो, जनरल रूल है। लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसका आप ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते, ये मना भी करता है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 60 ये कहता है कि ऑरल एविडेंस जो भी आप दोगे सेक्शन 59 में, वो सारे डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट का मतलब वो हो गया जो आपने अपनी सेंसेस से परसीव्ड किया है, वो विटनेस आया है और वो फैक्ट प्रूव कर रहा है। जैसे मैंने अपनी आंखों से मर्डर होता देखा है, तो मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ कि जनाब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर किसी और ने मुझे बताया कि भाई साहब उसको ये बंदा मार रहा था, और उसने मुझे आके बताया कि उस बंदे को ये मार रहा था, और मैं एविडेंस अगर दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सेंसेस से परसीव नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, और अदरवाइज भी मैंने अपनी सेंसेस से परसीव नहीं किया है। तो ऐसी एविडेंस मैं नहीं दे सकता, इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं हो सकता। डैट इज़ कॉल्ड हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस मतलब जो सुनी सुनाई बात है। तो सेक्शन 60 हियर से एविडेंस को मना करता है, और सेक्शन 59 कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑरल एविडेंस नहीं दे सकता। इस चीज़ के बारे में बताता है, वो भी मना करता है। ये दोनों मना भी करते हैं और दोनों कहते भी हैं ये चीज़ हो सकती है। जैसे 59 ये कहता है कि ऑरल एविडेंस फैक्ट का आप दे सकते हो, और इस चीज़ की ये मनाही करता है कि आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑरल एविडेंस नहीं दोगे। ऐसे ही सेक्शन 60 कहता है डायरेक्ट एविडेंस, आप ऑरल एविडेंस अगर देना चाहते हो तो वो डायरेक्ट होगा, जो आपने परसीव्ड किया अपनी सेंसेस के साथ। और दूसरी बात वो ये भी कहता है कि ऐसा एविडेंस जो आपने परसीव्ड सेंसेस का नहीं लिया, नहीं किया, उसका आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में है। जैसे 59 और 16 दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में है। तो इस तरह से देखना है। उसके बाद प्रोवाइजो एक बात और कहता है, ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करता है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो होते हैं वो अपनी सेंसी से परसीव्ड नहीं करते हैं, वो अपना ओपिनियन अपनी नॉलेज, अपने स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस के ऊपर उस पार्टिकुलर फैक्ट के ऊपर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि किसने किसका कत्ल किया, वो ये बताते हैं इस गन को अगर चलाया है तो ये गन जो ऑफेंस में यूज़ हुई है, इस ये ही गन है, इसमें फिंगरप्रिंट किसके हैं, ये चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। तो वो प्रोवाइजो में फॉल करते हैं, ऐसा एविडेंस आ सकता है। अगर वो ऐसा ओपिनियन बनाते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है, या अदरवाइज़ वो सेक्शन 32 या सेक्शन 33 वाले सारे सिचुएशन लगते हैं कि वो गायब हो जाता है, या अगली पार्टी उसको गायब कर देती है, या उसको लाना बड़ा मुश्किल है, तो उस स्टेज पे उसके बनाई गई ओपिनियन आउटराइटली आप एविडेंस में ला सकता है, वो तीसरा बंदा भी ला सकता है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और प्रोवाइज़ो की बात करता है। प्रोवाइज़ो की बात ये करता है कि अगर कोई फैक्ट एग्जिस्ट या कंडीशन थी उस चीज़ की, तो वो इट्सेल्फ भी आप ले आ सकते हो। जैसे कोई गन रिकवर हुई, तो गन को उठा के कोर्ट में ले आए, तो ये भी प्रोवाइज़ो में फॉल करेगा, इवन दो कि ये गन जो उठा के लेके आया उसने नहीं चलाई है, ना ही उसने ये देखा कि इस गन किसने चलाई है, हो सकता है। तो गन इटसेल्फ अगर आप वो लेके आ रहा है तो वो भी एविडेंस दे सकता है इस बंदा, तो वो भी एविडेंस माना जाएगा, तो देखा जाएगा। उसके बाद देखिए जनरल रूल ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑलवेज प्रिवेल ओवर ऑरल टेस्टिमनीज। और अगर एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो एविडेंस की जो रूल है वो ये है कि एविडेंस दो तरह की है।
एक ऑरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन में सेक्शन 3 में। तो 59 ये कहता है कि सारे ऑरल एविडेंस आप देख सकते हो किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कंटेंट वो आपने ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते। उसमें क्या फिर आएगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आएगा। वो कौन बोलेगा, वो सेक्शन 63, 61 और 64 बोलेगा। 61 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। उसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ क्या होगा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। ये दोनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। लेकिन 64 ये कहता है कि मस्ट बी प्राइमरी। तो हमेशा अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपके पास एविडेंस है तो आपको पहले प्राइमरी एविडेंस देना है। तो वो 64 बात करता है बेस्ट एविडेंस की। बेस्ट एविडेंस कौन होगा, जो प्राइमरी एविडेंस होगा। तो प्राइमरी क्या होता है, उसके लिए आपको सेक्शन 62 पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 62 अपने देखते हैं प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं। प्राइमरी एविडेंस का जनरली मतलब ये होता है कि जब आप उसी चीज़ को उठा के कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए ले आते हो और कोर्ट को इंस्पेक्ट खुद करता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आपने फ़ोटो खींचे किसी की, क्योंकि आपने जिसकी फ़ोटो खींचे या वीडियो बनाई, कत्ल होते हुए वीडियो बनाई, और वो मोबाइल उठा के सीधा आप कोर्ट में ले आए और कोर्ट ने खुद उसको इंस्पेक्ट कर लिया। डैट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस। अब हो सकता है वो जो मोबाइल में डाटा था आपने डिलीट कर दिया, मान लीजिए, तो उस डाटा को अब कोर्ट के सामने लाना है, तो वो डाटा खुद तो उठ के आ नहीं सकता, तो वो कैसे, आपको रिट्रीव कराना पड़ेगा। रिट्रीव कराने के बाद क्या वो डाटा वो ही निकला जो आपको चाहिए था, उसमें हेरा फेरी, उसमें टेम्परिंग नहीं हुई, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उसके कंटेंट का एविडेंस प्राइमरी तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो खुद तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 65 में फॉल कर जाएगा। सेक्शन 65 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की, तो लेकिन 65A 65B इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है, तो वो सेक्शन 65A में आप एविडेंस दोगे और 65B का आप सर्टिफिकेट साथ में दोगे कि ये जो कंटेंट का जो आप रिकॉर्ड लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुई है, ये रिकॉर्ड बड़ा नॉर्मली हमने निकाला है, जिसके ऑनर के जो ऑनर है उसने इसका 65B का सर्टिफिकेट दिया है। तो इस तरह से आपने देखना है। तो प्राइमरी का आप एक बार पढ़ लीजिए। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको देखनी है। इट सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट बन सकती हैं? क्या मोबाइल डॉक्यूमेंट बन सकता है? मोबाइल भी डॉक्यूमेंट बन सकता है, पेन भी डॉक्यूमेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखोगे तो मैटर विच में बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस बाय लेटर, फिगर और मार्क और any of the and mode which may be used or which can be used as a evidence। तो अब लेटर, फिगर, मार्क, अब लेटर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये घड़ी, ये डॉक्यूमेंट बन सकती है। इसमें लेटर कोई ऐसी लिखी हुई है यहाँ जिसको एविडेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर इसके ऊपर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड है, तो डिपेंड करता है किस तरह से आपने देखना है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है, तो उसमें कई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये जो किताब में लिखा हुआ है और उस पर आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो उसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ये अदरवाइज सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंट में श्रेणी में आ सकते हैं। मोबाइल भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आपका कुकर भी हो सकता है घर पे जिस पे खाना बनाते हो। अगर वो लेटर, फिगर, मार्क द्वारा किसी चीज़, किसी मैटर या को एक्सप्रेस्ड करता है या डिस्क्राइब्ड करता है बाय फिगर, लेटर, मार्क के द्वारा, तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर निशान होते हैं, वो किसी चीज़ को अगर दर्शाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। उसके जैसे आपने चेक है, मान लो मैंने आपको चेक दिया, चेक पे मैंने साइन कर दिए, आई एम अ ड्रॉयर, जिसको मैंने चेक दिया वो पे ही है। अब वो चेक लेके जाता है और उस पर पीछे वो साइन करता है, वो पीछे साइन नहीं चेक के करते, वो काउंटर फॉयल जिसे कहते हैं वो साइन करते हैं। तो मैंने जो ये चेक पे साइन किए, डैट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस, ये चेक इटसेल्फ।
अब जो पेई है, पेई ने पीछे जो साइन की, ये पेई वो वाला पार्ट जो पीछे वाला वो उसके लिए प्राइमरी है, वो इटसेल्फ अगर कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके। दिस इज़ मटेरियल वन, हाँ बिल्कुल। उसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट है, उसका बनना इस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो एक पेज के ऊपर ही बने या एक चीज़ के ऊपर ही बने। वो हो सकता है वो इतना लंबा है, वो 2 पेज 4 पेज 5 पेज 10 पेज लग जाए उसके ऊपर। अगर वो 10 पेजों पे कंप्लीट किया गया है, वो 10 पेज सीरीज़ का एक वो है, तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, उसको प्राइमरी एविडेंस कहा जा सकता है। ऐसे वेयर अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। एक सील डीड बनाई थी, उसके 5 पेज थे, 6 पेज थे, कंटेंट वो ही सिमेट्री के साथ एक ही था, तो सारे को आप प्राइमरी कह सकते हो क्योंकि वो ओरिजिनल है उसी कंटेंट के बाबत। तो ईच पार्ट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ईच पार्ट जो है, क्योंकि पहला पार्ट किसी और के लिए बात कर रहेगा, दूसरा किसी और के लिए, तीसरा चौथा किसी और के लिए, उनको अगर एक चीज़ बनाओगे तो वो एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो प्राइमरी होगा वो सब सारी चीज़ों का। तो उसके बाद आता है वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे डुप्लीकेट, जैसे एक प्रॉपर्टी के 4 मालिक हैं, हमें चारों को चाहिए ऑनरशिप प्रूफ, तो ओरिजिनल के 4 बना दिए, मैंने भी रख लिया, उसने भी रख लिया, उसने भी रख लिया, उसने भी रख लिया, चारों ने रख लिया। तो ये जो चारों काउंटर पार्ट्स हैं, और ये भी हो सकता है कि चारों का अगर एक ही चीज़ है वो सारी चीज़ें, तो ये चारों प्राइमरी मान लिए जाएंगे। लेकिन इस पे ईच काउंटरपैंट बीइंग एग्जीक्यूटेड वन और सम ऑफ द पार्टी ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। अब वो सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, तो वो सब उसके लिए, उनके लिए वो प्राइमरी माना जाएगा, तो डिपेंड करेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूसरी इस बात की बात कर रही है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप यूनिफॉर्म में एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से निकाल रहे हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपस में एक दूसरे के साथ प्राइमरी होंगे। यही बात करता है। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। लिथोग्राफी होती है जैसे आप किसी दीवार या स्टोन के ऊपर वो बनाते हो, उसको कहते हैं। और प्रिंटिंग होती है जैसे आपने वो प्रिंट निकाल लिया किसी से। फोटोग्राफी मतलब आपने जो किसी की फ़ोटो खींच ली। ईच इज़ अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। अब देखिए, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बनाए एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के साथ, कट 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 मशीन से निकले 10-12 डॉक्यूमेंट, ये सारे एक दूसरे के कंटेंट के साथ सारे अगर सेम हैं तो ये एक दूसरे के साथ प्राइमरी हैं। ए बी के साथ प्राइमरी है, बी सी के साथ प्राइमरी है, ए सी के साथ प्राइमरी है, ए डी के साथ प्राइमरी है। तो इस तरह से आपने देखना है। लेकिन वेयर देयर आल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, एक परमानेंट कॉपी थी, उससे सारी चीज़ें निकली हैं, तो ये जो सारे होंगे आपस में तो ये प्राइमरी होंगे, लेकिन इससे ये सेकेंडरी होंगे। आपस में ये प्राइमरी होंगे क्योंकि एक जैसा कंटेंट, एक सारी चीज़ें हैं एक जैसी हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस से निकले हैं। लेकिन ये निकले एक से हैं, तो जिससे निकले हैं उससे ये सारे सेकेंडरी होंगे। तो ये देखना आपने। अब आ जाओ सेकेंडरी एविडेंस 63। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ नहीं लेके आ रहे, उसके अल्टरनेटिव को लेके आ रहे हो। प्राइमरी का मतलब होता है जो पहला है, सेकेंडरी का होता है वो दूसरा है। सेकेंडरी वर्ड तब कब प्ले में आता है, जब पहली चीज़ें नहीं आ रही हैं तब सेकेंडरी चीज़ें लेके आएंगे। तो सेकेंडरी एविडेंस वो होता है जब प्राइमरी नहीं है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी लाना पड़ेगा। सेक्शन 64 ये कहता है डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन अ केसेस हेयर इन मेंशन। लेकिन 65 वो बताता है ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहाँ पे आप सेकेंडरी ला सकते हो, परमिशन देता है 65। अगर 65 वाली कंडीशन नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते, आपको प्राइमरी ही लाना पड़ेगा। अब मान लो
एक प्राइमरी एविडेंस है, जैसे गिफ्ट डीड है, मान लो अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 ये कहता है कि गिफ्ट डीड कभी भी अगर वो प्रॉपर्टी कितनी भी वैल्यू की है आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। अब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, अब आप उसको लेके आ रहे हो एज एविडेंस यूज़ करना चाहते हो, तो आप एविडेंस एज अ यूज़ नहीं कर सकते, वो प्राइमरी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, सेक्शन 17 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की आपने। अब मान लो अगर प्राइमरी एडमिसिबल नहीं है, आप उसकी फ़ोटो कापी उससे उस गिफ्ट डीड की लेके आ रहे हो सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एडमिसिबल होगा। जहाँ पे प्राइमरी एडमिसिबल नहीं है उसका सेकेंडरी भी एडमिसिबल नहीं हो पाएगा। तो जनरल रूल, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी, प्राइमरी अगर एडमिसिबल नहीं है तो सेकेंडरी भी उसका एडमिसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये रूल देखने हैं। सेकेंडरी कब अलाउ करेंगे? जब 65 की सिचुएशन है। कब? जब वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, या कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तीन है। कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट। इन केसों में ही आप सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हो। तो सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन क्या है वो हमें 63 की में बताता है। तो 63 में 5 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो भी बनाते हैं और पब्लिक सर्वेंट से आप मांगने जाते हो, तो वो अगर वो इटसेल्फ डॉक्यूमेंट ही आपको दे देगा तो उसके पास क्या रिकॉर्ड रह जाएगा। इसीलिए वो ओरिजिनल अपने पास रहता है, सर्टिफाइड कॉपी आपको देता है। तो सर्टिफाइड, जैसे जजमेंट की कॉपी, जजमेंट की कॉपी आपको, हमारे पास एक ही थी और वो ही आपको दे दी, मान लो जज साहब ने आपको दे दी, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आपको, तो मान लो वो प्राइमरी चीज़ दे दी तो उसके पास कुछ भी नहीं रही, इसीलिए वो अपने पास वो ओरिजिनल रखता है, आपको देता है वो सर्टिफाइड कॉपी। तो पब्लिक सर्वेंट जब भी आपको सर्टिफाइड कॉपी देता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद आता है सेकंड, copies made from original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। अब देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी फ़ोटोकॉपी की आपने, तो ये जो फ़ोटोकॉपी होगी ये क्या है? सेकेंडरी है इस डॉक्यूमेंट का। अगर आपने इसके साथ मैच किया हुआ है, आप इसने एक्यूरेसी जो है वो हो रही है। अब इस डॉक्यूमेंट जो आपने बना लिया है, जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी से फोटोकॉपी कर रहे हो, तो ये आपस में एक दूसरे के तो सेकेंडरी होंगे, लेकिन ये ओरिजिनल का सेकेंडरी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ये इसके साथ ये वाला कंपेयर नहीं किया हुआ आपने। अगर कंपेयर किया हुआ है और वही कंटेंट है तो वो सेकेंडरी हो सकता है, दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये इसी बात की बात करता है, कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी अनलेस। तो उसके बाद आता है थर्ड क्लॉज, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। अब वही ये बात कहता है कि कॉपी ओरिजिनल के साथ आपने बनाई है और उसके बाद उसके साथ कंपेयर कर लिए, तो वो उसको आप सेकेंडरी एविडेंस कह सकते हो। सेकंड और थर्ड क्लॉज में फ़र्क क्या है फिर? अब देखिए, सेकंड क्लॉज में कहा गया कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी। आपने ऊपर डॉक्यूमेंट रखा, फोटो कॉपियाँ बन रही हैं, चिक 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 करके 10 कॉपियाँ बाहर आ गई, वो जो 10 कॉपियाँ होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगा इस ओरिजिनल का। ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये पहले ही फोटोकॉपी थी और फोटोकॉपी से फोटोकॉपी कर रहे हो। अब फोटोकॉपी से फोटोकॉपी करोगे तो ये आपस में सेकेंडरी तो हो सकते हैं अगर इनका जो कंटेंट है आपस में सेम है, लेकिन ये प्राइमरी इसका प्राइमरी नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी से जो चीज़ें निकलेंगी वो सेकेंडरी ही निकलेंगी, हो सकता है वो कुछ भी ना निकलें, लेकिन प्राइमरी से जो नीचे निकलेंगी वो भी सेकेंडरी हो सकती है। तो प्राइमरी से नीचे प्राइमरी नहीं निकल सकती, प्राइमरी से नीचे सेकेंडरी ही निकलेंगी, सेकेंडरी से नीचे सेकेंडरी भी निकल सकती है, वो क्योंकि वो आपस में सेकेंडरी होगी, लेकिन वो पहले वाले डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी नहीं होगा, वो इसका सेकेंडरी होगा। अगर उसका कंटेंट इसके साथ में आपने कर लिया तो उसका वो सेकेंडरी हो सकता है। तो ये फ़र्क है। उसके बाद चौथा क्लॉज, चौथे क्लॉज को आपने एक्सप्लेनेशन जो 1 का जो 62 का जो थर्ड पैराग्राफ उसके साथ पढ़ना है।
काउंटर पार्ट आपने डुप्लीकेट बना लिए 4, क्योंकि 4 ओनर थे। जो आपने साइन किए, जो बंदा साइन करके दूसरे को डॉक्यूमेंट देगा वो साइन करके इधर देगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं 2 डीड बना लेते हैं, एक मैं डीड अपनी साइन करके तेरे को दे देता हूँ, तू सेल डीड बना के मेरे को दे दे। जो चीज़ मैंने आपको दी है साइन करके वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी होगा, तुम्हारे अगेंस्ट सेकेंडरी होगा। डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, साइन किया, आपको दे दिया, आपने रखा, आपने उसको अगर यूज़ कर लिया तो वो आपके लिए सेकेंडरी, मेरे अगेंस्ट वो प्राइमरी होगा, वो आपके अगेंस्ट वो सेकेंडरी होगा। तो इस तरह से। उसके बाद 5th क्लॉज, और कॉपी ऑफ कॉपी इज नॉट अ सेकेंडरी। पहले मैं बता दूं, कॉपी ऑफ कॉपी इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, बट इफ कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल देन इट इज अ सेकेंडरी। अब आ जाओ 5th क्लॉज, oral content of the accounts of the content of the document given by some person who has himself seen it। अब एक बंदे ने डॉक्यूमेंट बनता हुआ देखा है, वो उसका एविडेंस दे सकता, ऑरल टेस्टमनी दे सकता, उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। तो सेकेंडरी ऑरल भी हो सकता है इसी 5th क्लॉज में, एक ही कंडीशन में, जब उसने डॉक्यूमेंट बनता हुआ देखा जिस बंदे ने, वो उसका कंटेंट का डॉक्यूमेंट जो कंटेंट है उसके बारे में बता सकता है। जनरली कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आएगा, लेकिन ऑरल अकाउंट अगर आता है तो उसको सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। तो सेकेंडरी एविडेंस अगर कहेंगे तो वो ही बंदा होगा जिसने वो डॉक्यूमेंट बनता हुआ देखा है। वो इस तरह से आपने देखा है। 64 जनरल बात करता है। उसके बाद आ जाओ 65 बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट की बात करेगा, इसकी कंडीशन, इसकी एग्जिस्टेंस और इसके कंटेंट के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। पर ग्राउंड कब दोगे ये ग्राउंड बताएगा, ए से लेके जी तक। कंटेंट के लिए आप दे सकते हो ए, सी एंड डी, ये कंटेंट के बारे में बताएगा। जब एक डॉक्यूमेंट आप लाना चाहते हो और आपको पता है ये दूसरी पार्टी की पोजीशन में है, लेकिन वो दूसरी पार्टी इसको ला नहीं रही है जानबूझकर, और या क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट जा रहा था इसलिए वो नहीं लेके आ रहा है। अब क्या होगा, जनरल रूल ये है कि अगर आपने कोई भी सेकेंडरी एविडेंस लेके आना है, पहले नोटिस जाता है। 65A जो रिक्वायरमेंट 65A की वो ये है कि आपने पहले नोटिस देना है सेक्शन 66 में कि भाई साहब ये एक डॉक्यूमेंट मैं लेके आना चाहता हूँ, जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है, जो आपके अगेंस्ट है। तो वो उसके पास नोटिस जाता है। मान लो कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, वो सेक्शन 66 पढ़ेंगे तो आपको बताऊँगा। 65A सेक्शन ये बात कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी पोजीशन में है, हम इसलिए आपको नोटिस दे रहे हैं भाई साहब, या ये पर्सन अगेंस्ट होम डॉक्यूमेंट सॉट टू प्रूव आउट ऑफ, जहाँ वो कोर्ट के आउट ऑफ रीच से बाहर है, या उसका प्रोसेस नहीं हो सकती, या ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप पार्टी को बाउंड कर सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आप पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप डॉक्यूमेंट लाओ। वो कौन कौन सी है, वो उसके लिए आप सेक्शन 130 देख सकते हो। एक विटनेस आया, जो उस पार्टिकुलर सूट जो चल रहा था उसमें वो पार्टी नहीं था लेकिन सिर्फ विटनेस था, क्या आप विटनेस को आप ये कह सकते हो अपनी डीड लेके आ, जो उसके अगेंस्ट ही जा रही हो, जिससे उसको सज़ा हो सकती है, जहाँ उसको आप जो फाइन कर सकते हो, उसका लेना नहीं देना नहीं केस में, और विटनेस आया था और आप उसका उसी का डॉक्यूमेंट आप यूज़ करना चाहते हो और उसको कह रहे हो नहीं तू लेके आ, कोर्ट कह रहा नहीं तू लेके आ, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो उसी के अगेंस्ट जाने वाला है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। सेक्शन 131 और 130 ये बात करता है, और 131 इसी बात के बारे में बात करता है। अब देखिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट था, मैंने कहा दूसरी पार्टी को कि ये डॉक्यूमेंट आपकी पोजीशन में, आप ले आइए, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब वो बंदा डॉक्यूमेंट नहीं लेके आता है और मैं उसका आप सेकेंडरी तो दे सकता हूँ,
क्योंकि उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हो सकती है या कुछ और चीज़ मेरे पास पड़ी होती है, या स्कैन मैं सर्टिफाइड कॉपी कहीं से कटवा लेता हूँ, तो मैंने अब मान लो सेकेंडरी एविडेंस उसका ले आया। लेने के बाद वो बंदा प्राइमरी उसका लाना चाहता है, ला सकता है। उसके ऊपर सेक्शन 164 एविडेंस एक्ट लगेगा। वो ये कहेगा कि अब भाई साहब आप ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल कोर्ट की परमिशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उस पार्टी मेरी परमिशन नहीं है, जिसके जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस लेके आई थी। तो डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाओ बी बात करता है एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट तीनों की। और इसमें जो है या तो दूसरी पार्टी ने ओरिजिनल वो एडमिट कर लिया था, ओरिजिनल एडमिट कर लिया, तो अब ओरिजिनल लाने की ज़रूरत क्या है, अब आप सेकेंडरी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी कहता है कि वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल था वो डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया, आपकी गलती से नहीं, अदरवाइज अब आप ऐसी स्टेज पे आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हो उसका। अब डी ऐसा है कि जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है उसको लाना बड़ा मुश्किल है, जैसे कॉल का रिकॉर्ड अगर लाना हो कि इस बंदे ने कितनी बात की, वो भाई साहब उसने साल बार बात की और उसके तो डॉक्यूमेंट सारे को लाना क्वाइट टफ। तो आप सेक्शन 39 भी लगेगा। 39 ये कहता है उतने पार्ट का एविडेंस दो जितना रेलिवेंट है, जितना हमें चाहिए। तो उसके लिए आप जो उस ओरिजिनल को लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मूवेबल नहीं है तो आप क्या करो, उसका सेकेंडरी दे दो। सेकेंडरी क्या, उसके कुछ जेरॉक्स, इधर उधर की चीज़ें, फोटोग्राफ्स या कुछ भी जो 63 में फॉल करते हैं, कि 63 कहता है कि ऐसा सेकेंडरी एविडेंस है, तो ये 65 ये कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो। तो इस तरह से आपने देखना है। उसके बाद आता है ई कहता है कि जब ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है 74 में, तो उसका आप उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल, अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी ला सकता है, तो वहाँ पे प्राइमरी लाने की क्या ज़रूरत है, ओरिजिनल लाने की क्या ज़रूरत है। आप सेकेंडरी ला सकते हो, उसकी फ़ोटोकॉपी ला सकते हो, सर्टिफाइड या कुछ भी और तरीका है आपका, वो ला सकते हो। उसके बाद आता है एफ, अगर ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी परमिट की गई है एक्ट में और एनी अदर लॉ टू बी गिवन इन एविडेंस, तो उस केस में भी आप ला सकते हो, दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेयर ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ नंबरस अकाउंट, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, एक बॉम्बे में पड़ा हुआ है, कलकत्ता में पड़ा हुआ है, दिल्ली में पड़ा हुआ है, वो सारा सिचुएशन। तो उस सिचुएशन को सबको वहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल है। उसका एक क्या होगा, आप सारी का रिज़ल्ट का कलेक्शन अगर एक जगह से अवेलेबल है तो वो आप वहाँ से ला सकते हो, दिक्कत नहीं है, अगर वो सेकेंडरी है तो इस तरह से आपने देखना है। जनरली जो 65 की कंडीशन है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये बताता है कि किन सिचुएशन पे आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हो। डॉक्यूमेंट जो है सेकेंडरी एविडेंस जो है, एक तो एग्जिस्टेंस, कंटेंट और कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हो, दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आता है 65A जो 2000 में जोड़ा गया है। 65A ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना है तो उसमें आपने जो है वो 65B में जाके ही उसका एविडेंस दे सकते हो, उसके कंटेंट का। तो 65B क्या कहता है? 65B कहता है कि पहले तो हम कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल सबको हम क्या समझेंगे, डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट। 65B का क्लॉज 1 में लिखा हुआ है ये बात, उसको हम डीम्ड डॉक्यूमेंट मानेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट है, अब वो डॉक्यूमेंट बन गया, तो अब डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ लाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ लाना पड़ता है। अगर कंटेंट को इटसेल्फ नहीं लाते तो उसका सेकेंडरी दे सकते हो। सेकेंडरी किस तरह से देखोगे? सेकेंडरी देखोगे 65B के क्लॉज 4 में। मान लो आपने कोई चीज़ ऐसी है लैपटॉप में थी या आपके मोबाइल फ़ोन में थी, उसको लाने का क्या प्रोसेस रहेगा? तो प्रोसेस रहेगा, जिसका वो मोबाइल है वो मोबाइल फ़ोन लेके आएगा और साथ में 65B क्लॉज 4 का सर्टिफिकेट देगा कि ये
जन रूटीन में मैं मोबाइल चलाता हूँ और ये डाटा रूटीन में इस पे ऐसा रिकॉर्ड किया है मैंने, और ये इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और ये जो है मैंने जो है एट एज इट इज़ उस डॉक्यूमेंट, उस रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने लेके आया। तो इस सब की आइडेंटिफिकेशन देगा, तो उसके बाद वो उस सर्टिफिकेट को मानते हुए उस एविडेंस को कोर्ट है वो एडमिसिबल मान लेगा। जनरली सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग दो आपके जो है ऑब्जेक्शंस कोर्ट में रह सकते हैं। पहला, एविडेंस इटसेल्फ इज इनएडमिसिबल एविडेंस। दूसरा, इसका मोड ऑफ प्रूफ को आप चैलेंज कर सकते हो। जो तो होगा कि एडमिसिबल ये नहीं है सेकेंडरी एविडेंस, इसको समझने के लिए आप किसी भी स्टेज पे वो चैलेंज कर सकते हो, चाहे ट्रायल चलते हुए या अपील में या रिवीजन में, कहीं पे भी, कि ये एविडेंस जो है इवन दो वो एग्जिबिट हो चुका है, आपके पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन चुका है कोर्ट की, फिर भी आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सर ये जो आप सेकेंडरी एविडेंस लेके आए ना, मैं इसकी एडमिसिबिलिटी को चैलेंज करता हूँ। ये एविडेंस एक्चुअली 65B में फॉल नहीं कर रहा, या 65 का पार्ट नहीं है, 65 का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको सेकेंडरी एविडेंस वो वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते, इनएडमिसिबल है, या कोई और। ये वाले ग्राउंड में आप अपील रिवीजन तक भी जा सकते हो। मतलब सूट चल रहा था, आपने तब बोले नहीं, उसके बाद जजमेंट आ गई, अब रिवीजन पे बोल रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट था वो गलत था, वो इनएडमिसिबल था, इसको चैलेंज आप अपील में भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं। अब दूसरा अकाउंट, मोड ऑफ प्रूफ। मोड ऑफ प्रूफ को तभी आप चैलेंज कर सकते हो जब वो एविडेंस आप दूसरी पार्टी लेके आई है, उसके बाद उसको नहीं चैलेंज कर सकते। जैसे 65B का ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर को चैलेंज आप कब कर सकते हो, जब बंदा एविडेंस लेके आया है। जैसे वो 65B क्लॉज 4 का सर्टिफिकेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन तो वो जो कंटेंट है, कंटेंट का वो फ़ोटोग्राफ जो मेरे मोबाइल में चैट थी, चैट की मैंने फ़ोटो ली, फ़ोटोग्राफ डेवलप की और डेवलप फ़ोटोग्राफ करके लेके आया, लेकिन मैंने 65B का सर्टिफिकेट ना साथ में नहीं लगाया। दूसरी पार्टी ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, अब उसको आपने एडमिसिबल मान लिया, अब उसके ऊपर जजमेंट आ गई, अब दूसरी पार्टी इसके एडमिसिबिलिटी को अब अपील में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स अ मोड ऑफ प्रूफ, ये प्रोसीजर का काम था, ये तभी चैलेंज करना था जब वो एविडेंस आया था। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इनएडमिसिबल था, क्यों? क्योंकि वो 65 में फॉल नहीं कर रहा था, तो उस कंडीशन में आप उसको चैलेंज कर सकते हो किसी भी ग्राउंड पे। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपने देखनी है। तो इसमें आप एक जजमेंट है आर वी वेंकटाचल्या गोंडर वर्सेस ए विश्वरान स्वामी 2003 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो आप देख सकते हो। और पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू का केस आया था, उसमें ये कहा था कि 65B का जो सर्टिफिकेट है सेकेंडरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी एविडेंस जो आता है, वो जो है वो मैंडेटरी नहीं है, 65 मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई देना चाहता है, अगर को किसी ऐसी कंडीशन है कि वो दे सकता है तो उसको देना चाहिए, अगर वो नहीं दे पाता तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आया पीवी बशीर, अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, इसने ये कह दिया भाई साहब ये मैंडेटरी है, 2014 में मैंडेटरी देना पड़ेगा आपको 65B का सर्टिफिकेट। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को देना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई फ़ोटोग्राफ है, इलेक्ट्रॉनिक कोई व्हाट्सएप चैट है उसका एविडेंस देना है, या फेसबुक चैट है उसका एविडेंस देना है, उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट वो बंदा लेके आएगा जो उस पार्टिकुलर जो जिसके पास जो वो मोबाइल चला रहा था, जहाँ वो जो अब फेसबुक का जो कंटेंट है उसमें फेसबुक का जो वहाँ का मैनेज कर रहा है इंडिया में, वो सर्टिफिकेट देता है 65B का। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का जो मैनेजमेंट जिसके पास है इंडिया में, वो 65B का सर्टिफिकेट देता है कि ये जो कंटेंट है बिल्कुल इसमें टेम्परिंग नहीं हो रखी है, ये आउटराइटली जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आता है उसी को हम वैसे मेंटेन रखते हैं और वैसे उसी को उठा के जनरल रूटीन में मैं लेके आया हूँ। जहाँ या जो मान लो अगर किसी के लैपटॉप में कोई ऐसा सामान है
जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लेकिन वो सोशल मीडिया वाला सामान नहीं है। तो वो जिसका वो लैपटॉप है वो खुद उसका 65B का सर्टिफिकेट देगा अगर वो किसी कंटेंट का वो प्रूव करना चाहता है। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। अच्छा, अनवर पीवी और पीके बशीर केस में ये कह दिया था कि मैंडेटरी। उसके बाद शफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल आया, उसने कह दिया ये मैंडेटरी नहीं है, जो लाना चाहता है वो ला सकता है अगर किसी की पहुंच से बाहर है। अब मान लो मैं डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट प्रूव करना चाहता हूँ, आप मेरे को पता है इसके पास है डॉक्यूमेंट, तो ये लेके नहीं आएगा, उसका 65B सर्टिफिकेट देगा नहीं। तो इस सिचुएशन को शफ़ी मोहम्मद ने जांच किया और कहा कि सर्टिफिकेट इस स्टेज में लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा, 65B का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब 2020 में एक जजमेंट आ गई है, अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश खुशनराव ग्रोनतायल एंड अदर्स। इसमें ये कहा, काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस जजमेंट को। इसमें ये कहा कि मैंडेटरी है, 65B का सर्टिफिकेट 4th क्लॉज में मैंडेटरी है। अब इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 66। 66 बात करता है नोटिस की। ये जनरली प्रोविज़न है जो बेयर एक्ट की रीडिंग से पता चल जाएगा कि अगर 65A में सेक्शन 65 के क्लॉज ए में आप एविडेंस देना चाहते हो, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो, वो ऐसा पता है आपको दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट आपने प्रूव करना है उसी के कब्जे में, तो आपको पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। या वो कंडीशन जो 65 के क्लॉज ए में दी गई उस स्टेज पे आपको हमेशा नोटिस देना पड़ेगा। पर सर्टन कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन सी है? 6 कि जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज़ अ नोटिस तब भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये जो कुछ कुछ कंडीशनें आपने बताई है वो आपने देख लेनी है 66 में। तो जनरली आज का ये 65B का सर्टिफिकेट वो ही देता है जो एक्चुअल में उस कंटेंट का इंचार्ज होता है या कंटेंट उसकी मैनेजमेंट में होता है। जैसे फेसबुक का मैनेजमेंट जो इंडिया में जो मैनेज कर रहा है वो उसका 65B सर्टिफिकेट देगा। जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप का यहाँ पर वाला देगा। ऐसे ही लिंक्डइन का जो है वो यहाँ वाला देगा। इस तरह से देखना, मोबाइल आपके पास है और आपका मोबाइल से डाटा निकाला गया है तो आप के अगर व्हाट्सएप से निकाला है तो व्हाट्सएप वाला देगा। अगर आपके वैसे आपकी गैलरी से निकाला है तो आपके जिसका मोबाइल है वो 65B क्लॉज 4 का सर्टिफिकेट देगा कि ये इससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ये नेचुरल कोर्स में निकाला गया है। मोबाइल में नेचुरल कोर्स में इसमें मैंने फ़ोटो डाली हुई थी, उसी कोर्स में इसको बाहर निकाला गया। तो ये मोबाइल मेरा वर्किंग कंडीशन में और सारी चीज़ें सारी ये बताना पड़ेगा। तो आज का ये क्लास हो चुकी है। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने जजमेंट्स बताई हैं इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, पीटी पर्पज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।